Good morning, dear students. So welcome once again to the online class session of class 10th. And as you all know that we were studying the chapter 2 of political science federalism. Today in this part we will complete this chapter and move on to geography in the next part. First chapter we will study in the next video. So we were studying the topic how federalism is practiced. So how was it practiced in India? तो सबसे पहला पार्ट हमने जो पढ़ा था इसमें दैट वाज ऑफ आई थिंक इट वाज लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. टुडे वी हैव टू स्टडी एंड द प्रीवियस पार्ट वाज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन हुई लैंग्वेज सेम लैंग्वेज स्पोकन बेसिस पे हुई. कुछ नागालैंड और इस तरह के स्टेट थे जो एक तरह के कल्चर और जोग्राफिकल एरिया पे डिवाइड किए गए, नई बाउंड्रीज बनाई गई पुराने स्टेट से निकाल के. तो एक पार्ट ये हो गया था. दूसरा आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस. और उसके बाद हम लेटर ऑन विल स्टडी डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चले जाएंगे. तो जो पहला पार्ट है दैट इज ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी. तो लैंग्वेज पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के सामने. ये टेस्ट इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे एक रीजन है. क्योंकि देखिए हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है और जरा सा भी अगर पावर शेयरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इसीलिए पहले चैप्टर में आपको पावर शेयरिंग पढ़ाया गया कि श्रीलंका में वहां पावर नहीं शेयर है. पावर शेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रशासनिक अधिकार सबको बांट दिए जाए. पावर शेयर करने का मतलब है कि हर तरह से हमारी समानता और हर तरह के अधिकार, चाहे वो हमारी भाषा का हो, चाहे हमारे मीन्स लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, हमारे फेस्टिवल्स हो, हमारा कल्चर हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड इक्वली, कि हम आसानी से स्वतंत्रतापूर्वक उसको एंजॉय कर सकें अपनी इस राइट्स को. तो अब जैसे प्रॉब्लम क्या है कि 40% ऑफ द इंडियंस स्पीक हिंदी को, लेकिन उसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया. हिंदी क्या है, अब आप ये लाइन देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. क्योंकि किसी एक भाषा को, जबकि 40% लोग बोलते थे हिंदी, लेकिन अगर उसे नेशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता तो डेफिनेटली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उनके सामने एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन बैठता कि हिंदी को सुपरसीड किया जा रहा है हमसे. व्हेन वी आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, व्हाई वी आर सपोज्ड टू फॉलो दैट लैंग्वेज. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे लागू किया गया, ऑफिशियली आप काम कर सकते हैं उसमें, बट इट वाज नॉट स्टेटेड एज द नेशनल लैंग्वेज. अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात करूं तो मैं, चूंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बनाई. जो सूची तैयार की गई उसमें 22 भाषाओं को दिया गया संविधान की तरफ से, और उन 22 भाषाओं में से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं. जैसे जो स्टेट्स में जो भाषा बोली जाती है और अगर वो इस अनुसूची में है, इस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में है, तो जैसा मैंने कहा कि स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो वो जो प्रदेश हैं वो अपने कामकाज, अपनी भाषा बोली, जो लिखित कम्युनिकेशन उनकी रिटर्न हो रही है, वो अपने उस शेड्यूल लैंग्वेज में करेंगे. उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा. यहां मैंने लिखा भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन टू द अदर स्टेट. किसी पे इम्पोजिशन नहीं किया गया कि नहीं आप भी हिंदी फॉलो करो, यू हैव टू कम्युनिकेट इन हिंदी, ऐसा नहीं था. तो सभी स्टेट्स को उनका पूरा अधिकार मिला कि जो भी कोई उनके सूची में भाषाएं हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस की लैंग्वेज हैं, वो उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. उसमें अपने स्टेट का सारा कामकाज, कम्युनिकेशन वो कंप्लीट करें. तो इस तरीके से एक ये पार्ट आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज का, कि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी भाषा को ये स्टेटस नहीं दिया गया. 22 भाषाएं हैं. अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब आप देने के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आप जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो. तो ऑप्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब सबको इक्वल, सारे लैंग्वेज बेसिस पे भी कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी में इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी जैसी कोई चीजें ला रहे हैं. तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया लैंग्वेज पॉलिसी का, कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मैटर को लेके चला कि आपस में किसी तरह का कोई विवाद ना हो भाषा को लेकर, और एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग अपने स्टेट में उस तरह को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करें. नेक्स्ट पार्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस. देखिए किसी भी फेडरलिज्म में या फेडरेशन को प्रॉपर चलने के लिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा ही था कि व्हेन देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये फेडरलिज्म.
इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट में रिलेशंस हमेशा बहुत प्रॉपर होने चाहिए। कुछ पुराने इंस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पे कि कई बार ऐसा कुछ एग्जाम्पल पाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो कई बार क्या करती थी कि कुछ अपने पावर्स मिसयूज कर गए। मिसयूज इस एंड पे कर गए क्योंकि उनके साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मैंने आपको डेफिनेशन वहाँ जो बोर्ड पे लिखी थी वहाँ ये लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। कमिंग टुगेदर में जो स्टेट्स आके एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं वो एक बहुत बड़ा फेडरेशन तैयार हो जाता है, वहाँ पे सबकी पावर्स बराबर होती हैं। होल्डिंग टुगेदर में आते हैं स्टेट, सेंटर और स्टेट मिलते हैं, एक फेडरेशन तैयार करते हैं, पावर्स भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ सुपरसीडिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस मिले कि कई बार ऐसा मिसयूज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं की गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया, इस तरह के इंस्टेंसेस आए। एक नया एरा स्टार्ट हुआ इस तरह के सिस्टम में, वो 1990 से था। 1990 से एक नया एरा स्टार्ट हुआ और वो एरा था कोएलिशन गवर्नमेंट का। कोएलिशन गवर्नमेंट मींस हमारी जो गठबंधन सरकार बनना शुरू हो गई। अब ये गठबंधन सरकार या गठबंधन किस तरह का था? कोएलिशन एक्चुअली था क्या? When a single party is not able to achieve the majority, तो किस तरह की मेजॉरिटी मींस जितनी सीट चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अगर एक अकेली पार्टी अपने दम पे पूरी सीट जितना नंबर्स चाहिए वो नहीं जीत के पहुंच पाई, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो और सीट्स रिक्वायर्ड थी उसके लिए किसी दूसरे से शेक हैंड कर लिया जाए, उससे मिल जाया जाए। माने मान लो एक पार्टी कुल सीट 300 चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने को और एक पार्टी के पास 250 सीट है, दूसरे के पास 50 है, दोनों ने आपसी सहमति कर ली कि हम मिलकर ये नंबर मेजॉरिटी का क्लियर कर देंगे। तो ऑब्वियसली वो 300 के नंबर्स को पूरा कर गए, राष्ट्रपति के पास अपना वो आवेदन देंगे कि हमारे वी आर हैविंग द रिक्वायर्ड नंबर, तो एक गठबंधन हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टियां, एटलीस्ट 2 पार्टीज चाहिए इस कोएलिशन गवर्नमेंट में फॉर्मेशन के लिए। अब वो 2 क्या वो 20 भी हो सकती है कि 5-5 सीट मिला के भी 10 पार्टियां अगर हो गई तो वो 10 पार्टी मिलकर हो सकती हैं। तो कोई क्राइटेरिया उसके आगे का नहीं है कि कितनी पार्टी हो सकती है। महाराष्ट्र में 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है, करंट एग्जाम्पल आप कोएलिशन गवर्नमेंट का पा सकते हो। इसके पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें कई पार्टियां थी। उसके पहले की जो एनडीए गवर्नमेंट थी बीजेपी और उसके अलायंस थे, उनको अलायंस कहा जाता है, जो उनके साथ जुड़कर आते हैं, जो अलायंस में एक गठबंधन में आते हैं। तो ये एक सिनेरियो तैयार हुआ कि रीजनल, एक्चुअली कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे आया? पहले क्या था, मेनली नेशनल पार्टीज होती थी, वो नेशनल पार्टीज पूरे देश स्तर पर चुनाव जीतते थे और सरकार बनाते थे। बाद में इमरजेंस होने लगा रीजनल पार्टीज का। तो ये जो रीजनल पार्टीज थी, जिनको आप क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग थी। जैसे आपकी यूपी में समाजवादी पार्टी थी, बीएसपी थी, कहीं पे बीजू जनता दल था जो है ना, उड़ीसा में, ऐसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने बनाई, और अलग अलग स्टेट में शिवसेना खुद इटसेल्फ इट इज अ स्टेट लेवल पार्टी और रीजनल पार्टी। ऐसे हर प्रदेशों में स्टेट लेवल पार्टीज एमर्ज होने लगी। इनके एमर्ज होने का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला कि ये वही सीट में से जो नेशनल पार्टीज पूरा जीत के पहुंचती थी, कुछ कुछ डिडक्ट करके अपने लेवल पे आने लगे। क्षेत्रीय मुद्दों को ये उठाते थे, इसलिए इनको भी सीट मिलने लगी और ये जीत के संसद में पहुंचने लगे। तो अब उन पार्टियों के लिए, नेशनल पार्टीज के लिए मजबूरी बन गई कि अब इनके साथ कोएलिशन करना है, इनके साथ जुड़ना है और उसके बाद सरकार बनानी है। अच्छा, अब जब कोएलिशन सरकार हो गई तो वहाँ 2 चीजें हो गई। पहला तो कई बार वो रीजनल पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट में है, तो अब वो किसी भी तरीके से उसको डिसमिस आर्बिट्ररी मैनर में कर नहीं सकते क्योंकि उनका साथी है। दूसरा, अभी तक जो अकेले मनमानी से कोई नेशनल पार्टी करती थी अगर किसी केस में, तो वो अब अलायंस की वजह से कई बार जो आप देखिए कई प्रधानमंत्री भी ऐसे हुए जो थोड़े कमजोर हो गए क्योंकि वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते थे। उनको जो उनके अलाइज हैं, जिन पार्टीज ने उनको समर्थन दिया, सीट दी है, अब उनकी भी बात सुननी है, तभी जाके वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। एज वी वर डिस्कसिंग दैट द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो previously we have studied how federalism is practiced by language policy and center state relations. Now decentralization means, what is decentralization? First of all, means dividing the power that is taken away from central government and state government and giving it to the local government. That is decentralization.
when power is taken away from central government and state government, माने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले लिया जाए, कुछ पावर्स ले लिए जाए और उनको शेयर कर दिया जाए लोकल गवर्नमेंट को, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सेम डेफिनेशन you will write it in your notes also and give it in the comment box also, as it can be clear that you are watching the full video and taking the whole class. तो ये सेम आप इसी लैंग्वेज में जैसे मैंने लिखा अब लिख के आप मुझे सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में जो है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी एग्जिस्टेंस में क्या आई? लोकल गवर्नमेंट है. लोकल गवर्नमेंट जो हमारी स्थानीय सरकार थी, ये स्थानीय सरकार में जो विलेजेस थे या रूरल एरियाज थे वहां पंचायती राज आया या पंचायत सिस्टम आया, और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज आई, म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनको आप कह सकते हो, ये दोनों चीजें आई. तो इस पार्ट पे ये लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई. मेजर स्टेप लेकिन जो था वो 1992 में लिया गया इन लोकल गवर्नमेंट्स के फॉर्मेशन का, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ा. अमेंडमेंट हुआ क्योंकि था कि उसके पहले बहुत सी सरकारें ऐसी बनती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर ही नहीं करता था लोकल गवर्नमेंट को. तो कोई भी चीज जो हम वर्बली अगर किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है जब तक उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ना, संवैधानिक हमारा देश है चूंकि, तो संवैधानिक अधिकार जब तक नहीं होंगे तब तक उसको कोई बहुत क्लियरली फॉलो नहीं करेगा. तो इस केस में किया क्या है, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और अमेंडमेंट के बाद कुछ प्रोविजंस तैयार किए गए, कुछ पॉइंट्स तैयार किए गए जिस आधार पे लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी और वो मजबूती से काम करेगी. देखते हैं क्या थे वो प्रोविजंस. नंबर 1 प्रोविजंस, पहला कि मैंडेटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया. ये जो भी पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनली ही है क्योंकि अमेंडमेंट में ये पॉइंट सामने आए. तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया, माने जरूरी हो गया कि इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे कराए जाए लोकल गवर्नमेंट के लिए. पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, कई बार सारे पार्षद या सभासद मिलकर मेयर को चुन लेते थे. अब मेयर भी इलेक्टेड पर्सन होता है. तो इस तरीके से एक रेगुलर इंटरवल क्या है? 5 इयर्स. तो 5 इयर्स पे जब ये रेगुलर इलेक्शंस होने लगा तो वो एक रेगुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट लोकल लेवल पे भी तैयार होने लगे. दूसरा था सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज. जैसे हमारे अदर सिस्टम में रिजर्वेशन अप्लाइड है वैसे यहाँ पे भी था. One of the most important point as I have to state here is point number 3, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक प्रोविजन था या यूनिक फीचर था जो यहाँ तक कि हमारे लोकसभा के भी इलेक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है. एंड दैट वाज 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन. 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित. This is one of the most important feature of local government which we are having right now, because in our general elections also the seats are not reserved for the women. The women reservation bill is still pending. अभी भी महिला आरक्षण विधेयक जो है, जो बिल है वो अभी पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है लोकसभा राज्यसभा से. तो लेकिन लोकल लेवल पे इसको मैंडेटरी कर दिया गया. यहाँ महिलाएं उतनी सीट रिजर्व है, उनके चुन के वो नगर पालिका, नगर निगम या पंचायतों में पहुंचती हैं. 4th was और स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज क्रिएटेड. एक प्रदेश का चुनाव आयोग बना दिया गया, क्रिएट किया गया. हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन हो, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि लोकसभा के इलेक्शंस कराता है. तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो था ये कंडक्ट कराने लगा जो हमारे इलेक्शंस थे पंचायती राज के या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के. तो ये पार्ट तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का, कि पहला कि पावर को जब हम 2 टियर से 3 टियर में लाए, तीसरा जो टियर था दैट वाज लोकल गवर्नमेंट. तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन. उसमें भी क्या था, जैसा डेफिनेशन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को लेकर और उनको बांट दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. मेजर स्टेप 1992 में लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और 4 प्रोविजंस बने. अब आते हैं कि ये जो प्रोविजंस बने इनका एक शॉर्ट समरी चेक कर लिया जाए कि अल्टीमेटली ये जो पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थे ये है क्या. तो बहुत सिंपल से स्टेप से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आसपास में रोज इसको देखते हैं या समझते हैं. पंचायती राज जो रूरल लोकल बॉडी है वो पंचायती राज हो जाती है, ग्रामीण व्यवस्था जो पंचायती राज की व्यवस्था हो जाती है. शहरी व्यवस्था हमारी म्यूनिसिपलिटीज की हो जाती है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो बड़े शहरों में या वो बीच के शहरों में या टाउन्स में जो आपकी नगर पालिका जिसको आप कहते हैं म्यूनिसिपलिटीज हो जाती है. रूरल लोकल गवर्नमेंट में सारे विलेज जो है या ग्रुप ऑफ विलेज जो है वो एक ग्राम पंचायत फॉर्म करता है.
इसके जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो एडल्ट पॉपुलेशन के वहाँ से इलेक्टेड होते हैं, और उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो पंच कहलाते हैं, वार्ड मेंबर्स जो हैं, और उनका जो प्रेसिडेंट है वो सरपंच कहलाता है। इसके बाद से ग्राम सभा जो होती है, उनकी जो समिति तैयार हुई, कमेटी तैयार हुई, वो ट्वाइस या थ्राइस अपनी मीटिंग्स करती है इन सभी मेंबर्स के साथ, और विलेज के रिगार्डिंग जो भी प्रपोजल्स हैं या वर्क हैं या फंड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और डिप्यूट करते हैं उन लोगों तक। देन वी हैव ये जो ग्राम पंचायत बने हुए थे, ये सारे चुने जा रहे थे वार्ड से, इनका जो ग्रुप तैयार होता है, इन अलग अलग ग्राम पंचायतों का जो ग्रुप तैयार होता है वो बन जाता है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। वो एक ब्लॉक लेवल की कमेटी हो जाती है, और यही पंचायत समिति फिर चले आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जब आते हैं पंचायती राज सिस्टम में तो वो जिला परिषद हो जाता है। जिला परिषद किससे बनता है? जिला परिषद में ये जो पंचायत समिति थी, जो अलग अलग ग्राम पंचायतों के संगठन से मिला के बनी थी, वो पंचायत समिति मिलकर तैयार करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद को। इसका जो इलेक्टेड हेड होता है उसको हम कहते हैं जिला परिषद चेयरमैन। देन इस जिला परिषद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी कमेटी अब सारे ग्रामीण क्षेत्रों को व्यू करेगी, मॉनिटर करेगी, फंड्स देगी, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट होती है। और इसके मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए भी होते हैं, जो उस क्षेत्र के सांसद या जो विधायक हैं वो भी इन जिला परिषद के समितियों के सदस्य होते हैं। क्योंकि बहुत सा फंड ऐसा है जो सरकार के द्वारा, सांसद निधि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोष है, फंड है, या विधायक निधि है, वो भी इनको जाता है, इसलिए भी उसकी मॉनिटरिंग में कमेटी में इनको भी सदस्य के तौर पे ये उसमें अलॉटेड रहते हैं। देन इन द सिटीज, जो मैं अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूं तो बिग सिटीज लाइक इन गोरखपुर वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं नगर निगम, ये नगर निगम होते हैं हमारे यहाँ। तो ये नगर निगम बड़े शहरों में होता है, और जो थोड़े छोटे शहर उससे होंगे जनसंख्या या एरिया वाइज, उनको हम बोलते हैं नगर पालिका, वहाँ पे होती है। नगर निगम में जो ऑफिशियल हेड होता है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरमैन, या जिसको आप हिंदी में कह सकते हो नगर आयुक्त। जनरली पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं इसमें, तो ये म्युनिसिपल चेयरमैन जो होता है वो ऑफिशियल पोस्ट हो गई। देन और जो आपका अगर नगर पालिका है तो वहाँ अधिशासी अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो नगर पालिका का जो है। जो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, नगर निगम में, वो होता है मेयर। जो हमारा मेयर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में मेयर चुना जाता है, और नगर पालिका अगर है तो वहाँ नगर पालिका चेयरमैन हो जाता है। तो वो बस कैटेगरी शहरों के हिसाब से है, ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस ऑफ वर्क होते हैं इनके। ये पार्ट हो गया। एक लास्ट पार्ट इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जो चैप्टर जहां मुझे एंड करना है, वो लास्ट टॉपिक भी है आपका, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से क्या फायदा हुआ। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो चुनाव के मैंडेटरी हुए, सीट्स की रिजर्वेशन हुई, इलेक्शन कमीशन बनाया, ये संविधान ने दर्जा दिया। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो डीपन हुई और गहरी हुई, आप ऐसे कह सकते हो, और ग्रासरूट लेवल तक आई, हमारे तक पहुंची। क्योंकि लोकल समस्याएं कई बार, जैसा मैंने डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट करते समय बताया कि हम लोग के प्रदेश, जो कंट्री है बहुत बड़ी है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, 2 टियर सिस्टम में कई बार मुश्किलें होती हैं। क्योंकि हमारा जो स्टेट है, बहुत, हम लोग के स्टेट्स ऐसे हैं जो कई यूरोपियन कंट्रीज से बड़े हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो ऐसे स्टेट्स हैं पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, इतने बड़े स्टेट्स हैं कि जो कई कंट्रीज से बड़े हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे मान लो मेरे घर के सामने की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है या नाली खराब हो गई है, ये प्रदेश स्तर तक ये समस्या पहुंचा के उसका निराकरण कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए लोकल लेवल पे जब गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को आसानी से, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि हम अपने वार्ड के पार्षद के पास, जिसको आप काउंसिलर कहते हो, आप पहुँच सकते हो, उस तक पहुँच हो सकती है, उससे आप बताओगे अपनी समस्या, वो इसके लिए प्रयास करेगा और सही होगी। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को डीपन कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हो कि डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक जो है ये ले आने का काम लोकल गवर्नमेंट कर रही है कि सेंटर पूरे देश को, स्टेट पूरे प्रदेश को, और लोकल जो स्थानीय स्तर पे प्रशासन या सरकार चल रही है हमारे तक पहुंचाए।
तो ये कंप्लीट चैप्टर है आपका, इसको प्रॉपरली व्यू करिएगा पूरा वीडियो को, क्योंकि यहाँ ये चैप्टर एंड हो जा रहा है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस आप जो हैं उनको आप करिए, जो मैं दूंगा आपको वो भी करिए। उसके अलावा कुछ अपार्ट इफ यू वांट टू डू यू कैन राइट इट, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट कांटेक्ट मी। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिए। तो इस तरीके से इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।